नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती पर चढ़ा राजनीतिक रंग, लाउडस्पीकर मुद्दे पर पीएफआई ने दी राज ठाकरे को धमकी। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया आतंकी मुर्तजा, एटीएस एनआईए कोर्ट में चलेगा केस। कांग्रेस ने जनपद में बुलाई हाई लेवल मीटिंग, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी हुए शामिल। पंजाब में 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। पाकिस्तान में इमरान और सेना के बीच जुबानी जंग जारी, खान के हर दावे को सेना ने किया खारिज। रुक करते हैं पहली खबर का। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती पर राजनीतिक रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। हनुमान जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए सत्ताधारी शिवसेना, एनसीपी और मनसे के बीच होड़ लग गई है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुणे के खालकर चौक में स्थित हनुमान मंदिर में महाआरती करते दिखाई दिए। राज की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसके जवाब में एनसीपी ने पुणे में ही हनुमान जयंती पर आरती का आयोजन किया, जबकि शिवसेना ने मुंबई के दादर के हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन किया। इसके साथ ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर नमाज को लेकर दिए गए बयान पर कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई ने चेतावनी दी है और कहा है कि मुस्लिमों को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र में हनुमान जयंती पर अब राजनीतिक रंग चढ़ा है और वहीं राज ठाकरे को भी पीएफआई से अब धमकी मिलने लगी है इस मुद्दे पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि हनुमान चालीसा अजान, इसके चक्कर में राजनीति का जो तापमान है महाराष्ट्र में थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। शिवसेना ने जिस तरीके से वैचारिक वो बैकफुट पे गए हैं, जो अपने हिंदुत्व के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो महाराष्ट्र के अंदर जो एक हार्डकोर हिंदुत्व वोट है, उसके समर्थक हैं, उसमें यकीन रखने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा हुआ था। और वही स्पेस राज ठाकरे अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये ऐलान किया कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर नहीं हटते हैं, तब वो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। और इसकी शुरुआत उन्होंने इस तरह से कर दी कि हनुमान चालीसा का पाठ। गलती शिवसेना से हुई कि शिवसेना भवन के बाहर मनसे के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा चलाया, उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि अब हर जगह करेंगे। पुणे में वो राज ठाकरे ने महाआरती की। तो ये जो वोट बैंक इनके हाथ से स्लिप करता हुआ दिख रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर जिस हिसाब से शिवसेना बैकफुट पर चली गई थी, उसको वापस हासिल करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल दादर हो या मुंबई के और भी कई जगहों पे शिव सैनिकों ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब देखते देखते एनसीपी वालों ने भी कर दिया। अब जब सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो बेचारे पीएफआई वाले क्या करेंगे? उनको तो लग रहा है कि हमारे तो सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो ये मैदान में कूद गए कि हमें अगर छेड़ोगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि 2-4 दिन के अंदर में ये खबर आने वाली है कि मोदी सरकार ने पीएफआई को पूरे देश में उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन किया जाएगा और इनके अधिकारियों को जेल डाला जाएगा। तब इस तरह की चेतावनी, इस तरह का प्रपंच इस देश में खत्म होगा। जी बिल्कुल, महज लाउडस्पीकर से उठा यह मामला अब महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। चलिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की ओर, जहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करने वाले आतंकी मुर्तजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस मामले में खास बात यह है कि अब्बासी के केस को लखनऊ की एटीएस एनआईए की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके बाद अब उसे लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया
जाएगा। इसके साथ ही अब मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए के तहत मामला चलेगा, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। आपको बता दूं कि मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब उसकी पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त हो गई है। मनीष जी, एक सबसे बड़ी बात, मुर्तजा को अब आतंकी घोषित कर दिया गया है, तो अब किस तरह से उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? पूरी मुश्किलें बढ़ गई। यूएपीए से कड़ा कानून देश में कोई नहीं है। यह आतंकियों के खिलाफ लगता है, देशद्रोहियों के खिलाफ लगता है। और जब एनआईए किसी इन्वेस्टिगेशन में उसकी एंट्री हो जाती है तो इसका मतलब साफ है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास इतने सबूत आ चुके हैं कि जिससे मुर्तजा को एक आतंकी घोषित किया जा सकता है। कैपिटल टीवी के जो दर्शक हैं वो 3 अप्रैल जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद से ही हम लोग लगातार इनसाइड स्टोरीज, जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ों को हम बताते रहे हैं कि कैसे ये एक हार्डकोर आईएसआईएस का एक आतंकी है। ये जो दिल्ली में बैठे लुटेन मीडिया के लोग जो बता रहे थे कि आईटी का पढ़ा केमिकल इंजीनियर है, यूपी के चुनाव से थोड़ा विक्षिप्त हो गया, विचलित हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया और घुस गया। हमने बताया कि किस तरीके से इसके कनेक्शन जो है वो नेपाल से है। आईएसआई के ट्रेनिंग कैंप्स में ये आतंक की ट्रेनिंग ले रहा था, किस तरीके से ये पैसे भेज रहा था सीरिया, आईएसआईएस के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, ये किस तरीके से यहाँ स्लीपर सेल के साथ मिलकर के बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में जुटा हुआ था। सही फैसला। और इस कानून के जरिए जब अब एनआईए इसको जांच कर रही है तो ये मुर्तजा ही नहीं, मुर्तजा के साथ उसके सहयोगी, इसके सपोर्टर्स, इसको पैसा देने वाले लोग, इसका समर्थन करने वाले लोग और इसके बचाने के लिए जो लोग जुटे हुए थे, इन सब की भी तहकीकात होगी, एक एक को जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि मुर्तजा अब्बासी को अब आखिरकार आतंकी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, जहां कांग्रेस ने 16 अप्रैल को अचानक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर कई बड़े नेता पहुंचे। सोनिया गांधी के साथ सभी नेताओं की बैठक 10 जनपद में हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इसके साथ ही चिंतन शिविर पर भी कांग्रेस के नेताओं ने मंथन किया। अहम बात यह रही कि मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल हुए, जिससे प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। मनीष जी, कांग्रेस की इस मीटिंग में क्या कुछ देखने को मिला? मुझे समझ में नहीं आता ये प्रशांत किशोर हर जगह घुस कैसे जाता है। जिस जगह भी प्रशांत किशोर अब नजर आए, ये समझ लीजिए कि उसकी लीडरशिप जो है वो, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन, अपने विचारधारा के ऊपर से कॉन्फिडेंस खो दिया है। अदरवाइज आपको एक मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीज़ों को करने वाला एक मैनेजर क्यों चाहिए? कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे विश्वास नहीं है। 40-40 साल अपने जीवन को कांग्रेस पार्टी में खपा देने वाले नेताओं के एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो प्रशांत किशोर आपको क्या 2024 में गद्दी पे बिठा देगा? दिक्कत कुछ और है, बीमारी कुछ और है और कांग्रेस पार्टी कुछ और इलाज ढूंढ रही है। अभी आगे आने वाले चुनाव हिमाचल में होंगे, तेलंगाना में होगा, सबसे ज़्यादा पूरे देश की नज़र गुजरात पे होगी और गुजरात में मालूम चल रहा है कि पार्टी छोड़ के लोग, बड़े बड़े नेता जो है वो आम आदमी पार्टी जा रहा है, कोई तो कोई कहीं जा रहा है। दिक्कत ड्राइवर की है, राहुल गांधी की है। और राहुल गांधी जब तक अपने रवैये को सुदृढ़ नहीं करेंगे, आसपास जो इनके वामपंथी और नक्सली सलाहकार को जो इन्होंने बिठा रखा है अपने सिर के ऊपर, जब तक उन लोगों को हटाएंगे नहीं, बड़े बुजुर्ग लीडर्स जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, उनके साथ बैठ करके राजनीति के कुछ गुण सीखेंगे नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई इलाज नहीं हो सकता। रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर ने तो पहले भी ये शर्त रखी थी कि उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, राज्यसभा का मेंबर दिया जाए और राहुल गांधी के बगल वाले कमरे में उनको जगह दी जाए और वो पार्टी के लिए काम करेंगे, कैबिनेट भी वही बनाएंगे, एजेंडा भी वही तय करेंगे, पॉलिसीज़ भी वही तय करेंगे, सारा कुछ चुनाव का मैनेजमेंट भी वही करेंगे और वो
पार्टी के प्रति जिम्मेदारी नहीं होगी उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की होगी। तो बेस्ट ऑफ लक सोनिया गांधी को, कि आप देखिए कि किस तरीके से आप इस तरह के लोगों के साथ पार्टी को मजबूत करने में आप सफल होती हैं या नहीं होती है। लेकिन मेरा अनुमान है प्रशांत किशोर एक भस्मासुर है, जहां जाएगा उसको ही तबाह करेगा। जी बिल्कुल, पार्टी की बिगड़ती स्थिति के बीच सोनिया गांधी ने इस हाई लेवल की मीटिंग को बुलाया और जिसमें प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। अब कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग के बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आई, जिसके तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य की जनता के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अपना वादा पूरा करने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से पंजाब की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। दरअसल पंजाब में सरकार के 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर आप सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुफ्त बिजली का लाभ 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। मनीष जी, आखिरकार बड़ी ही चुनौतियों के बीच आप सरकार की ओर से अब फाइनली ये घोषणा कर दी गई है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली जनता को दी जाएगी। देखिए, इसमें तो केजरीवाल का पूरा प्लान ही फेल हो गया। केजरीवाल ने तो ये घोषणा की थी कि सबसे चीफ मिनिस्टर के कलम से सबसे पहले जो हमने वादा किया है उसको पूरा करेंगे। लेकिन तमाशा ये हो गया कि ये कहने लगे भाई पैसे नहीं है। बिजली विभाग भी मना कर रहा है, गर्मी का वक्त है, अभी मत दीजिए, कुछ दिनों के बाद आप एक्सटेंड कीजिए। नहीं देते हैं तो दिक्कत, और देते हैं तो पंजाब के लिए और भी बड़ी दिक्कत। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है। बिल आपको देना नहीं होगा, लेकिन वो पैसे आपको वहाँ पेट्रोल के दाम में, तो वहाँ पे सीएनजी में, तो वहाँ की शराब की दुकान में, वहाँ जो सामान आप खरीदते हैं उसमें जो स्टेट का जो हिस्सा है टैक्स का, वो सारी चीज़ों में वो बढ़ा देगा और वही पैसा आपको घुमा करके उधर देगा। लेकिन खैर, राजनीति है। केजरीवाल का प्लान यूं फेल हुआ। केजरीवाल इस फैसले का सारा जो क्रेडिट खुद को लेना चाहते थे और इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में। चीफ मिनिस्टर के बगैर वो मीटिंग बुला ली गई। बिजली विभाग के सारे अधिकारियों को, आईएएस ऑफिसर्स को, चीफ सेक्रेटरी को भी बुला लिया गया। तो जब ये खबरें बाहर आई कि ये तो इलीगल काम है, कई सारे अधिकारियों को बाकायदा शोकॉज नोटिस भी भेजा गया, तो उससे लेकर के इनको लगा कि अगर ये दिल्ली में घोषणा हो या केजरीवाल घोषणा करे तो फिर मसला बिगड़ सकता है। इसलिए अखबार में ऐड दे करके चुपके से इस घोषणा को लागू किया जा रहा है। अब देखना यह है कि दोनों बातें कैसे मान साहब उसको मैनेज कर पाते हैं। एक तरफ पंजाब के ऊपर कर्जों का अंबार है और दूसरी तरफ आप फ्री सारा कुछ कर रहे हैं। ये श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगा पंजाब को। इस तरह की चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं। सरकार चलानी अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन एक राज्य को इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने के लिए अकल चाहिए। वो अकल मान के पास नहीं है। जी, बड़ी चुनौतियों के बीच पंजाब सरकार ने जनता के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब इसका परिणाम क्या होगा वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अगली खबर पाकिस्तान की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अकल सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद भी ठिकाने नहीं आ रही है। इमरान और पाक सेना के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। ऐसे में इमरान ने बयान जारी करते हुए अब कहा है कि रूस की उनकी यात्रा बेहतर ढंग से नहीं हो पाई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी सेना से उनके दौरे को लेकर लगातार जानकारी ले रहा था। वहीं पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के महानिदेशक डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से पहले इमरान खान की मॉस्को यात्रा की योजना बनाई गई थी और सेना पूरी तरह से इस निर्णय के साथ थी। इसके साथ ही इमरान खान ने देश की परमाणु संपत्ति की रक्षा को लेकर दावा किया है कि शहबाज सरकार के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, जिसे पाकिस्तान की सेना खारिज करते हुए इमरान को खरी खोटी सुनाती दिखाई दी है। मनीष जी, क्यों इमरान खान अब भी सरकार पर लगातार सवाल दाग रहे हैं? क्यों अब भी वो विदेशी समर्थन सरकार को मिलने की बात कह रहे हैं? देखिए, ये जो आर्मी और इमरान खान के बीच जो जंग चल रही है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है जो आज पाकिस्तान में हर जगह डिस्कस हो रहा है। वो डिस्कशन ये हो रहा है कि इमरान खान की एक चाल थी, उनके पास समर्थन नहीं था, तो उन्होंने ये सोचा
कि सब कुछ भंग कर देते हैं और उसके पहले वो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के पद से उनको हटा देते हैं। और ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला ही था कि अचानक रात में बाजवा और आईएसआई चीफ ये दोनों इमरान खान के घर पहुंचते हैं और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान में, वहाँ के पत्रकार बता रहे हैं कि इन तीनों के बीच मारपीट हुई, इमरान खान की पिटाई हुई, इसलिए वो 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। उनकी बाएं आंख के नीचे सूजन आ गई थी, आंख काले पड़ गए थे, इसलिए बाहर निकलने के बाद वो हमेशा देखिए वो गॉगल्स पहन करके निकल रहे हैं। और ये जो झगड़ा चल रहा है वो बार बार पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को डिलेजिटिमाइज करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जो बाजवा की जो टीम है उन्होंने इमरान खान के 12 लोगों को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया हैंडल से आर्मी को बदनाम, उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे थे। तो खैर, आर्मी और इमरान के बीच ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी, नई सरकार बनेगी, कई सारे मामले, कई सारे केसेस खोले जाएंगे। हो सकता है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाए। जी बिल्कुल, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान में इमरान खान की जो हरकतें अब भी जारी हैं, उसके बाद ये कहावत उन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।